इतना धीरे से किसी को सुनाई ना दे। कैसे जय बोलना है कि आपके पड़ोसी को सुनाई ना दे, आप ऐसे बोलेंगे जय। बोलिए गणनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी की। अरे आप लोग तो उल्टा करते हैं। मैं कहता हूं धीरे बोलो तो आप जोर से बोलते हैं, मैं कहता हूं जोर से बोलो तो धीरे बोलते हैं। आज ये सौभाग्य है मेरा कि माता जी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके समक्ष खड़ा होकर आपसे बोल सकूं। और आज वैसे यहां पर मेरी दो मां विराजमान है, एक गणनी आरेका और एक मां विजया जी कटारिया, क्योंकि पूरी कटारिया फैमिली इतना प्यार देती है, इतना स्नेह देती है, मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चलिए सीधा विषय पर आता हूं। स्मार्ट गर्ल। मुझे इस टॉपिक में कोई डाउट भी नहीं था, गर्ल्स स्मार्ट ही होती हैं। इसमें लिखने जैसी बात क्या थी, स्मार्ट गर्ल। आई डोंट हैव एनी डाउट कि गर्ल्स स्मार्ट नहीं होती। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जब टॉपिक आया महेश जी भाई सब तो याद आई कि गर्ल्स स्मार्ट कैसे होती हैं। और यह घटना किसी छोटे मोटे आदमी के साथ नहीं हुई थी, यह घटना हुई थी यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ। बराक ओबामा एक बार अपनी, इसको बंद कर, पीछे हवा आएगी ना माइक में। हाँ, एक बार बराक ओबामा अपनी वाइफ मिशेल के साथ एक प्रेसिडेंशियल ट्रिप पर थे और अमेरिका के एक बहुत बड़े 7 स्टार होटल में पहुंचे। और होटल का मालिक भी बराक ओबामा के स्वागत में खड़ा हुआ था। और मिशेल ने बराक की तरफ इशारा करते हुए बोला कि देख रहे हैं जो होटल का मालिक है, ये कॉलेज में मेरा क्लासमेट था और उस टाइम पर ये मुझे बहुत पसंद करता था। तो बराक बोले, अच्छा हुआ ना तुम्हारी मुझसे शादी हुई, इससे होती तो तुम मेरे स्वागत में खड़ी होती। तो मिशेल बोली, आपको गलतफहमी हो गई है, अगर मेरी शादी उससे होती तो वो यूएस का प्रेसिडेंट होता, तुम स्वागत में खड़े होते। तो गर्ल्स की स्मार्टनेस पर कभी डाउट था ही नहीं। एक बार ऐसे ही एक हस्बैंड वाइफ के बीच में वाइफ ने प्रपोजल रखा कि चलो एक गेम खेलते हैं, अगर तुम गलत जवाब दोगे तो जिंदगी भर फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और अगर मैंने गलत जवाब दिया तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी बात मानूंगी, जिसकी संभावना वैसे ही कम थी। तो वाइफ ने कहा चलो पहले मैं सवाल पूछती हूं। और वाइफ पूछती है कि ऑरेंज क्या है, ऑरेंज क्या है। हस्बैंड पहले ही सवाल में फंस गया, या बोले मैं बोलूंगा फल तो बोल देगी रंग, और मैं बोलूंगा रंग तो बोल देगी फल। बोले जिंदगी भर मैं तेरी बात मानने को तैयार हूं। उसने बेचारे ने बिना गेम खेले ही सरेंडर कर दिया। तो गर्ल्स तो स्मार्ट, बोलिए ना, गर्ल्स तो स्मार्ट होती ही हैं। अरे मैं आपके लिए बोल रहा हूं यार, आपकी तारीफ में बोल रहा हूं। गर्ल्स तो स्मार्ट, गर्ल्स तो स्मार्ट, गर्ल्स तो स्मार्ट। हां, अब और स्मार्ट बनना है कैसे ज्यादा। चलिए, स्मार्ट के आज का जो 21st सेंचुरी चल रहा है, उसमें स्मार्ट के बहुत सारे मीनिंग हो गए हैं। बहुत सारे मीनिंग पर हम स्मार्टनेस को असेस करने लगे हैं, स्मार्टनेस का असेसमेंट करने लगे हैं। किसी को लगता है कि बहुत अच्छे कपड़े पहनना इट्स अ साइन ऑफ स्मार्टनेस। आपको लगता है कि बहुत एलिगेंट कपड़े पहनना स्मार्टनेस है। यहां बैठकर आप नो बोलेंगे, लेकिन आपके मन में आप यही मानते हैं। तो माता जी के सामने झूठ, ऐसी बातें थोड़ी करेंगे आप लोग। सच सच बोलिए, आप लोग ये मानते हैं ना कि अच्छे कपड़े पहनने का मतलब स्मार्टनेस होता है? तो मैं आपको बता देता हूं, शोरूमों में जो डमी होती हैं वो आपसे बेहतर कपड़े पहनकर रहती हैं। शोरूमों में जितनी भी डमीज हैं वो आपसे बेहतर कपड़े पहनकर रहती हैं। तो डमी क्या स्मार्ट हो जाएगी? डमी स्मार्ट नहीं हो सकती। आपको लगता है जो लोग बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, जिनका इंग्लिश पर बहुत अच्छा कमांड होता है, वो लोग स्मार्ट होते हैं? बोलिए ना, आप मानते हैं ये बात कि जो लोग बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं वो लोग स्मार्ट होते हैं? बोलो ना, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ, लेकिन क्या जो लोग फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं वो लोग स्मार्ट होते हैं? फिर तो पूरा यूएस, पूरा यूके स्मार्ट हो गया, हम बेवकूफ हो गए।
क्योंकि तो उनकी तो मदर टंग ही इंग्लिश है। और एक स्टेटमेंट दूंगा बट उसका कोई पॉलिटिकल मीनिंग नहीं है। हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी इंग्लिश कैसी है? बहुत एवरेज है। और मैंने तो शायद उन्हें इंग्लिश में कभी बोलते हुए भी नहीं देखा। लेकिन स्मार्ट है या नहीं है? तो इसका मतलब जो फर्राटेदार इंग्लिश बोले वो भी स्मार्ट नहीं है। फिर स्मार्टनेस है क्या? किसी को लग सकता है जो बहुत सुंदर दिखाई देता है, मतलब जिसका कलर बहुत फेयर हो, क्योंकि हमारे यहां फेयरनेस को लेकर भी हम समझते हैं कि फेयरनेस का मतलब स्मार्टनेस है। तो फिर एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अगेन अब्दुल कलाम साहब। हेलो। अब्दुल कलाम साहब एक शॉर्ट हाइट, डार्क कॉम्प्लेक्स। कभी आपने उनको बहुत ऐसी ड्रेसेस में नहीं देखा होगा। देखा क्या? तो स्मार्ट थे या नहीं थे? देश के प्रमुख व्यवसायी रतन टाटा जी स्मार्ट हैं या नहीं है? तो पहले तो हमें अपनी स्मार्टनेस के पैरामीटर्स बदलने होंगे। जब तक हम जो चीजें स्मार्टनेस के लिए रेलेवेंट है ही नहीं उनको स्मार्टनेस मानकर बैठे रहेंगे, तो हम उन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे, उन्हीं चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो स्मार्टनेस है ही नहीं। तो सबसे पहले एक स्मार्ट गर्ल को यह समझना होगा कि रियल में स्मार्टनेस होती क्या है, स्मार्टनेस के रियल मीनिंग क्या है। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं, प्रोबेबली आपको लाइफ का एक मीनिंग ऑफ स्मार्टनेस समझ में आ सके कि स्मार्टनेस होती क्या है। एक बार माया भाभी तीन लेडीज, बहुत हाई फाई फैमिली की, जिनका सोशल स्टेटस बहुत हाई था, एक मॉल के बाहर खड़ी होकर इस बात पर बहस कर रही थी कि हम तीनों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल अमंगस्ट ऑल थ्री ऑफ अस। लेकिन वो किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रही थी कि हम तीनों में से सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। तो वहां से एक बुजुर्ग महिला गुजर रही थी। उन्होंने कहा चलो इससे पूछ लेते हैं कि हम तीनों में से सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। उन्होंने उस महिला को बुलाया, इधर आओ, बड़े जिसको कहते हैं ना बदतमीजी के साथ, बोले ये बताओ कि हम तीनों में से सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। उसने कहा कि मैं बता दूंगी, लेकिन बेटा पिछले 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, अगर तुम पहले मुझे कुछ खिला दो तो मैं अच्छे से देख के फिर परख के फिर बता दूंगी तुम तीनों में से सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। तीनों महिलाएं एक साथ बोली, तुम लोगों से बात करना बेवकूफी है, तुमसे छोटा सा सवाल क्या पूछ लिया, तुमने कहा खाना दिला दो, चलो भगो यहां से। पास में एक महिला सड़क के किनारे मिट्टी के बर्तन बेच रही थी। उसने पूरा वाक्य देखा। उसने कहा मां इधर आओ, मैं घर से अपने लिए खाने के लिए 2 रोटी लेकर आई थी, कोई बात नहीं दोनों मिल बांट कर खाएंगे, एक तुम खाओ एक मैं खाती हूं। बूढ़ी अम्मा ने, बुजुर्ग महिला ने एक रोटी खाई और तीनों महिलाओं को देखते हुए बोली, अब मैं जवाब देती हूं कि सबसे सुंदर कौन है। बोले तुम तीनों सुंदर ही नहीं हो, असली सुंदर ये है। तो असली सुंदरता दिखावे में है ही नहीं। अगर आपकी लाइफ में असली सुंदरता के मीनिंग कहीं शो ऑफ में छुपे हुए हैं, कहीं आप बाहरी दिखावे को सुंदरता मान बैठे हैं, तो आप सुंदरता के मीनिंग से भटक जाएंगे। तो स्मार्टनेस क्या है? अभी भी क्वेश्चन वही बना हुआ है, फिर स्मार्टनेस है क्या? और ये स्मार्टनेस हमारे अंदर डेवलप कैसे हो, कैसे हम एक स्मार्ट गर्ल के फॉर्म में अपने आप को साबित कर सकें? क्या हम अपने आप को स्मार्ट गर्ल के रूप में साबित करना चाहते हैं? अरे हां या ना, कुछ तो जवाब आना चाहिए। क्या हम अपने आप को, मतलब हमसे मतलब आप लोग, मैं गर्ल्स के रूप में साबित नहीं करना चाहता हूं, क्या आप अपने आप को गर्ल्स के स्मार्ट गर्ल के रूप में साबित करना चाहते हैं? नहीं।
अच्छा, आऊंगा भाभी मैं। नहीं नहीं, ऐसे स्पीच नहीं, वो ऐसे स्पीच होती नहीं भैया, वो स्पीच। हाँ, हम आप लोगों से निवेदन, स्मार्टनेस की निशानी एक ये भी होती है कि हमारी वजह से किसी चलते प्रोग्राम में हम उसको अच्छा बनाने का कारण बने। आप लोग जहां से भी आ रहे हैं, आपसे एक बार निवेदन है, कृपया वहीं बैठ जाएं। डेफिनेटली पूरा प्रोग्राम अभी शुरुआत में ही है। आपको माताजी को श्रीफल भेंट करने का अवसर भी मिलेगा और माताजी से आशीर्वाद लेने का अवसर भी मिलेगा। चलिए, मैं बात कर रहा था फिर दोबारा कि रियल स्मार्टनेस के फिर मीनिंग क्या है। और मैंने सवाल किया था, क्या आप लोग अपने आप को स्मार्ट साबित करना चाहती हैं? अरे हाँ या ना? लेकिन ये करना ही नहीं है। साबित तो सिर्फ उस चीज को करना होता है जो है ही नहीं। जो आप हो ही उसको क्या साबित करना? आप ये साबित ही क्यों करना चाहते हैं कि हम स्मार्ट हैं? आप स्मार्ट हैं तो जो है ही उसको क्या साबित करना? अगर मेरी मां है तो मुझे क्या ये साबित करना पड़ेगा ये मेरी मां है? साबित तो वहां करना पड़ेगी जो मेरी मां ना हो उसको मैं साबित करूं कि ये मेरी मां है। आप सहमत हैं मेरी बात से? तो जब लोग आप स्मार्ट हैं तो सबसे पहले ये कोशिश छोड़ दें कि हमें अपने, क्योंकि आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं लाइन बोलने वाला हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है हर फीमेल के लिए। हर फीमेल के लिए उसकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको देने वाला हूं। मेकअप, मेकअप का मतलब है कि आप अपने आप को अधूरा समझती हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप गहराई तक लेकर जा पाए। मेकअप का मतलब ही यह है कि आप अपने आप को कम समझती हैं और अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रही हैं। नहीं तो अगर अच्छा है तो उसे साबित क्या करना? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ये लाइन गहराई तक जाएगी तो बहुत बड़ी स्मार्टनेस गर्ल्स के अंदर। बच्चा, फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी लाइन को। मेकअप का मतलब है कि वो व्यक्ति अंदर से अधूरा है और बाहर से अपने आप को पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसको अपने आप में पूर्णता को साबित कर लिया। अब माता जी हैं, किसी मेकअप की आवश्यकता पड़ती है क्या? फिर भी हम इनके चरणों में झुकते हैं, इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो मेकअप भी किसी स्मार्टनेस की निशानी नहीं है, बल्कि मेकअप तो अधूरेपन की निशानी है। आप देख लीजिएगा, जिसको लगता है कि मैं सुंदर हूं वो आपको मेकअप में नजर नहीं आएंगी। जिनको लगता है कि मुझ में कोई कमी है, मुझे अपने आप को साबित करना है कि मैं सुंदर हूं, वो लोग आपको मेकअप में नजर आएंगे। तो ये भी स्मार्टनेस नहीं है कि हम अपने आप को किसी भारी दिखावे से स्मार्ट बनाएं। नाउ आई एम मूविंग टू द मेन पॉइंट ऑफ द स्मार्ट गर्ल। बने कैसे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बहुत बार सुना होगा आपने कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। लेकिन आज मैं डाइट के बारे में नहीं, मैं इमोशनल डाइट के बारे में बात करने वाला हूं। इमोशनल डाइट, ये क्या होती है इमोशनल डाइट? इमोशनल डाइट वो होती है जो हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उसके थ्रू हम रिसीव करते हैं हमारी लाइफ में। आपको लगता है कि जो आप देखते हैं उसका आपकी जिंदगी में असर पड़ता है? क्या आप मानते हैं जो आप देखते हैं आपकी जिंदगी में उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है? हाँ या ना? एक बार फिर जोर से, आप जो देखते हैं आप पर उसकी जिंदगी में उसका डायरेक्ट असर पड़ता है। तो आपको अगर स्मार्ट बनना है लाइफ में तो सबसे पहले आपको यही चूज करना होगा कि आपको देखना क्या है। बड़ी चीजें अलग तरीके से जा रही हैं आज की सोसाइटी में। आज इंटरनेट
जो वर्ल्ड वाइड एक सबसे बड़ी नीड बन गया है, उसका 70% यूज वीडियो देखने में होता है महेश जी भाई साहब। 70% ऑफ टोटल इंटरनेट यूज्ड इन दी वीडियो, और उस 70% में से भी 60% यूज हो रहा है प्रोनोग्राफी में। अगर ये देखेंगे तो फिर मानसिकता क्या बनेगी, क्योंकि जो आप देख रहे हो वैसे ही आपके भाव बनते चले जाते हैं। तो हमें डिसाइड करना होगा, हमें देखना होगा कि हमें क्या दिखाया जा रहा है। अगर आप और मैं एक मूवी देखते हैं, एक वेब सीरीज देखते हैं, तो उससे आपको और मुझे हासिल क्या होता है? एट द एंड हम अचीव क्या करते हैं? आपको पता चलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ अब्यूजिंग, वायलेंस और सेक्सुअल कंटेंट ही सर्व किया जा रहा है। उसके अलावा कभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर स्मार्ट बनना है तो सबसे पहले हमें अपनी इमोशनल डाइट इंप्रूव करनी पड़ेगी। हमें देखना होगा कि हम क्या देख रहे हैं और हमारे घर के लोग क्या देख रहे हैं। इसी तरीके से हम पढ़ क्या रहे हैं। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, आप शास्त्र पढ़ेंगे, आपके मन में निश्चित रूप से वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा। आप जो पढ़ते हैं उसका डायरेक्ट असर हमारी लाइफ के ऊपर पड़ने लगता है। तो अगर स्मार्ट बनना है तो स्मार्ट अंदर से बनना होगा, बाहर से नहीं। और अंदर से स्मार्ट बनने के लिए हमें हमारी इमोशनल डाइट्स को इंप्रूव करना होगा। हम सुन क्या रहे हैं? सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, और उन बॉलीवुड सॉन्ग्स के अगर आप वर्ड्स पे जाएंगे तो अगेन उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी लाइफ को स्मार्ट बना सके, हमारी लाइफ को अपलिफ्ट कर सके। सॉन्ग्स, मम्मी पापा है नहीं घर पे, क्या सर्व क्या किया जाना चाह रहा है, हमें सुनाया क्या जाना चाह रहा है? अगर हमें दिखाया ये जाएगा, हमें पढ़ाया ये जाएगा, हमें सुनाया ये जाएगा, तो स्मार्टनेस कहां से आएगी? स्मार्टनेस सिर्फ बाहरी दिखावे की स्मार्टनेस आएगी। क्योंकि कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच है। पूरी इंडस्ट्री, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, मार्केटिंग इंडस्ट्री गर्ल्स को एज अ प्रोडक्ट यूज करती है। जहां पर जरूरत भी नहीं है, कार के एड के सामने भी एक लड़की को ऐसे खड़ा कर दिया जाता है। अरे भाई, जरूरत क्या थी? एड आ रहे हैं डीओ के, डीओ लगाओ, 6 लड़कियां पीछे पीछे आएंगी। तो आपको और हमें देखना होगा कि हमें क्या दिखाया जा रहा है। और शायद हम इन सब चीजों से बहुत प्रोमिनेंटली अट्रैक्ट होने लगे हैं। वो सफल हो रहे हैं अपना प्रोडक्ट बेचने में, लेकिन हम फेल हो रहे हैं अपने संस्कारों को बचाने में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मार्केटिंग के लोग सफल हो रहे हैं अपना प्रोडक्ट बेचने में, आपको एज अ प्रोडक्ट यूज करके, और हम फेल हो रहे हैं अपने संस्कारों को बचाने में। और संस्कार ही स्मार्टनेस का दूसरा नाम है। इसके अलावा स्मार्टनेस की कोई दूसरी परिभाषा नहीं है। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट ट्रेनर्स हैं उनके अंडर में ट्रेनिंग लिया है। मतलब वर्ल्ड की जितनी भी टॉप बुक्स हैं, बेस्ट सेलर बुक्स हैं, उन सबको मैंने स्टडी किया है। लेकिन एंड कंक्लूजन यही है, जहां संस्कार खत्म वहां इंसान खत्म। तो स्मार्टनेस का सिर्फ एक मतलब है कि हमें अपने संस्कारों की रक्षा करनी है, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। इसीलिए जब बात आती है डिसिप्लिन की, तो आज के लोगों को बड़ा खराब लगता है, डिसिप्लिन वर्ड ही खराब लगने लगा है। तो मैं आपको डिसिप्लिन की भी परिभाषा बता देता हूं। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? स्मार्ट महिलाएं आपस में बातें नहीं करती हैं। स्मार्ट महिलाएं आप जब कुछ चल रहा हो तो उसको चुपचाप सुनती हैं। डिसिप्लिन सबको खराब लगता है आज की डेट में। जिससे बात की जाए वो चाहता है फ्रीडम। लेकिन अगर एक नदी अपनी मर्यादा को छोड़ दे, एक नदी कहे मैं दोनों किनारों में बनकर नहीं चल सकती, तो राजकुमार जी भाई सब क्या होगा? एक नदी अगर ये कह दे कि मैं मर्यादा में नहीं रहूंगी, मैं मेरी इच्छा से बहूंगी, जहां मेरा इच्छा होगा वहां जाऊंगी, ये किनारे कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? तो क्या होगा इस दुनिया का? समुद्र कह दे मैं नहीं रुकूंगा किनारों से, मैं मेरी इच्छा से, मैं मेरी स्वतंत्रता से रहूंगा, तो ये पूरी दुनिया बाढ़ के अलावा इसको कुछ नहीं मिलेगा। एक ट्रेन, भारत भूषण जी साहब, एक ट्रेन अगर मना कर दे कि मैं पटरियों से बनकर नहीं चल सकती,
मेरी इच्छा होगी जहां चलूंगी, तो क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा कुछ और हाथ लगेगा क्या? तो खुल स्वतंत्र रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। यही डिसिप्लिन है। अगर आप विचारों से स्वतंत्र होना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संस्कारों से बंधे रहिए। लेकिन विचारों से स्वतंत्र होने के नाम पर संस्कार भी पीछे छूटते जा रहे हैं। जैसे एक पतंग होती है ना, जब तक वो उड़ाने वाले के हाथ में रहती है, जब तक पतंग होती है और उड़ाने वाले के हाथ में रहती है, तब तक पूरा कंट्रोल उड़ाने वाले के पास होता है। लेकिन अगर पतंग कट जाए तो, पतंग कट जाए तो अब उसका भविष्य कोई निर्धारित नहीं है। वो कीचड़ में जाके गिरेगी या किसके हाथ में गिरेगी। तो फिर मैं एक लाइन को रिपीट करके आगे बढ़ूंगा। स्मार्टनेस का सिर्फ एक ही मतलब है मेरी डिक्शनरी में, वो है संस्कार। इसके अलावा स्मार्टनेस के सारे मीनिंग्स यूजलेस हैं अगर आपने अपने कुछ बना रखे हैं तो। कोई मीनिंग, कोई बात किसी मतलब की नहीं है संस्कारों के अलावा। अब बात आती है गर्ल्स कि स्मार्ट गर्ल्स कैसे बने। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, स्पेशली गर्ल्स, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने स्पेशली आपकी एज ग्रुप के लिए चीज आपको बता रहा हूं। बेटा, आज जिस ऑरा में हम जी रहे हैं, जिस एज में हम आ गए हैं, वहां फोकस रखना अपनी जिंदगी में अपने आप को कुछ बनकर जरूर दिखाना। अपनी जिंदगी में एक टाइम था जब सिर्फ महिलाओं को घर के काम करने के लिए समझा जाता था कि बस इनका काम घर का काम करना है। अब मैं उस बात में नहीं जाऊंगा कि वो कितना सही था या गलत था, लेकिन जब बिल क्लिंटन साहब, शीला भाभी, ये बात मुझे तब से याद है जब बिल क्लिंटन साहब अपने भारत के दौरे पर आए थे और उन्होंने एक बात कही थी कि भारत कभी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता, भारत कभी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ सकता। और उन्होंने ऐड किया था, क्यों? बोले जब यहां के 47% लोगों को, मतलब जब यहां के 47% लोगों को ये अधिकार ही नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ करें, तो ये देश कभी विकसित देशों में शामिल नहीं हो सकता। और वो 47% का मतलब था यहां की महिलाएं। बोले 47% पॉपुलेशन तो देश की सिर्फ घर का काम करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसके अलावा उन्हें कभी प्रोडक्टिव और क्रिएटिव काम के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। तो ये देश कभी भी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ सकता। लेकिन अब परिवर्तन आने लगा है। अब ये देश जो 47% गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, वो भी इस देश की इकोनॉमी हो या इस देश की पॉलिटिक्स हो, कंधे से कंधा मिलाकर, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना साथ दे रही हैं। क्योंकि बड़ा साधारण सा है बेटा, जब तक कांच था सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया हूं, लोग बच बच कर जाते हैं। सच्चाई यह है इस जीवन की, जब तक काम के हो तब तक पूछे जाते हो, और जब काम के नहीं रहते तब फेंक दिए जाते हो। भगवान की जिस तस्वीर की पूजा होती है, अगर उसका कांच भी टूट जाए और खंडित हो जाए तो उसको भी पीपल के पेड़ के नीचे या कुएं में रख दिया जाता है, उसको भी पूछने वाला कोई नहीं होता। तो अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाना, एक गोल बनाना, एक ड्रीम बनाना कि हां, हमें भी अपनी जिंदगी में अपने पैरों पर खड़े होना है। क्योंकि काम के हो तभी पूछे जाते हो, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। सच्चाई है इस जिंदगी की। कहते हैं इस दुनिया में मां बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों में दोहरा व्यवहार नहीं करते, लेकिन यह भी झूठ है। अगर एक घर में 4 बच्चे हों और एक बेटा बड़ी पद पर हो, बड़ी ऊंचाइयों को उसने छू लिया हो, और एक बेटा ज्यादा कुछ ना कर पाया हो, तो जब ये कुछ नहीं कर पाया, घर पे आता है तो इसके खाने वगैरह की ज्यादा चिंता नहीं होती, खा लेगा जो है। लेकिन अगर कोई बेटा बड़े पद पर है, बड़े जगह पहुंच गया और ये घर पर आता है, तो पूरे घर का माहौल अलग होता है। सब पूछते हैं कि भाई खाना गर्म लेकर आओ, ये लेकर आओ, इसने ये खाया या नहीं खाया।
और जब ये छोटा बेटा जो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में, अगर ये कोई बात कहता है, अरे बेवकूफ है, फालतू कुछ भी बोलता रहता है। लेकिन ये जो अपनी जिंदगी में सफल हो गया है, जब ये कुछ बात कहता है तो कहते हैं वाह यार यही तो बात है, जैसा तू कहे वैसा कर लेते हैं। और मैंने सच्चाई में अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली देखा है, अगर ये चौथे नंबर का जो भाई ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, रमेश भाई साहब, तो अगर ये अपनी बहनों को कॉल करता है ना कि बहन घर में फंक्शन है, तो सारी बहनों के घरों में बच्चों के एग्जाम चल रहे होते हैं। और लेकिन ये जो भाई सक्सेसफुल हो गया, ये फोन करता है तो बताना भाई आना कब है, हम तो तैयार ही बैठे हैं। सच्चाई है या नहीं है? ये यही जिंदगी की सच्चाई है। तो आपको जिंदगी में हर संभव प्रयास करना है कि अपने आप को जहां तक भी सफलता की ऊंचाइयों तक आप लेकर जा सको, वहां तक लेकर जाना। क्योंकि सिर्फ ये किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं, ये इसलिए भी जरूरी है, ये इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं दुनिया में आने से पहले अपना नाम कर जाते हैं। सच्चाई है या नहीं है? तो हम ऐसा कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे अपनी जिंदगी में? सिर्फ एक एम बना लेना जिंदगी का। आपका नाम क्या है? सुशीला जी। सब अपनी जिंदगी में एक एम बना लेना, बहुत सिंपल एम है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा उससे पहले कम से कम एक काम ऐसा कर कर जाऊंगा कि लोग कहें कि मैं इसके जैसा बनना चाहता हूं। अभी तक आपने ऐसा कुछ कर लिया है क्या? तो मान लेना कि ठीक है, मेरी जिंदगी का कोटा पूरा हो गया। ऐसे नहीं कि अभी जाना है ना, मैं उस अंदाज में नहीं कह रहा, लेकिन सच में ऐसा कुछ कर लिया है क्या? कम से कम एक काम आप, अच्छा आपने कर लिया है। आप अपने बच्चों के सामने एक 15-16 फोटोग्राफ्स निकालना डिफरेंट के सक्सेसफुल लोगों की, और उसमें एक अपनी भी रख देना, और अपने बच्चों से पूछना बेटा इनमें से किसकी तरह बनना चाहते हो। अगर वो आपकी उठाकर कह दे कि मम्मी पापा आपकी तरह बनना चाहता हूं, मान लेना कि हाँ ठीक ट्रैक पर हो। अगर आपका बच्चा भी आपकी तरह नहीं बनना चाह रहा, वो किसी और के बाप की तरह बनना चाहता है, वो किसी और की मां की तरह बनना चाहता है, तो कहीं अभी कमी है। आपका बेटा कह रहा है मैं पिताजी आपकी तरह नहीं, उसके बाप की तरह बनना चाहता, क्या मजाक है। तो कम से कम बेटा अभी से डिसाइड करो। और अगर आप ये कर गए तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप पूरी जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आते हैं। कैसे? अगर एक मोमबत्ती ने दूसरी मोमबत्ती जला दी शीला भाभी, तो पहली वाली मोमबत्ती का क्या गया? अगर एक मोमबत्ती ने दूसरी मोमबत्ती जला दी तो पहली वाली मोमबत्ती का क्या गया? अगर हम अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कर जाएं जो आने वाली जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन बन जाए, तो इसमें हमारा क्या गया? तो ये हमें अपने लिए नहीं करना है कि मुझे कुछ साबित करना है कि मैं इस लायक हूं, लेकिन अपने जाने से पहले कम से कम ये तो कर जाना है कि मैं दुनिया के लिए इंस्पिरेशन था। तो एक काम, सिर्फ एक काम, मैं ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा, एक डिसाइड करो कि एक काम तो मैं कम से कम ऐसा करके जाऊंगा जो पूरी दुनिया के लिए एक रीजन ऑफ इंस्पिरेशन रहेगा कि हां मैं उनकी तरह बनना चाहता हूं। और दुनिया किसकी तरह बनना चाहती है? जो लोग फेलियर हैं उनकी तरह। किसी फेलियर व्यक्ति को देखकर आपका मन करा क्या कि मुझे उसकी तरह बनना है? बोलो ना। जो व्यक्ति फेलियर है अपनी जिंदगी में, कभी उसको देखकर मन किया गया कि मुझे उसकी तरह बनना है? नहीं मन किया ना। सक्सेसफुल को देखकर ही मन करता है कि यार इसकी तरह बनना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और, स्मार्ट गर्ल्स की डेफिनेशन। बनना है स्मार्ट गर्ल? अरे बोलो, बनना है क्या स्मार्ट गर्ल? अरे हो, बनना थोड़ी है। ये बोले हम हैं स्मार्ट गर्ल, बनना नहीं है, हम हैं स्मार्ट। आप भी बोल सकते हो गर्ल अपने लिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा इस बात का। आप भी स्मार्ट गर्ल, क्योंकि जब तक कुछ करने की चाहत बाकी है, टिल द टाइम एज इज अ नंबर। जब तक आप में कुछ करने की चाहत बाकी है, तब तक सिर्फ एज एक नंबर है। अभी जापान की एक महिला यूचुरी
70 साल की उम्र में, तपेश भाई 70 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। मैं सुनकर हैरान रह गया। मैंने हमारे घर की महिलाएं तो 3 मंजिल चढ़ने में घुटने पकड़ के बैठ जाती हैं, वो 70 साल में माउंट एवरेस्ट कैसे चढ़ गई होगी यार। तो कुछ होता है इन लोगों में, कुछ जुनून होता है। अब स्मार्ट गर्ल का अगला पॉइंट क्या, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब समझते हैं ना सब लोग। हैप्पीनेस शुड बी द एंड गोल ऑफ आवर लाइफ और नॉट। क्या हमारी जिंदगी का आखिरी मकसद खुश होना होना चाहिए या नहीं? अरे बोलो जोर से। नहीं, हमारी जिंदगी का फर्स्ट गोल होना चाहिए हैप्पीनेस, एंड गोल नहीं। हैप्पीनेस हमारी जिंदगी का लास्ट नहीं, फर्स्ट गोल होना चाहिए। लेकिन पता है कंपटीशन है शीला भाभी, किस चीज का? दुखी होने का। हमें गारंटी से कह सकता हूं, आप अपनी एक तकलीफ बताओ, दूसरा कहेगा है ये भी कोई तकलीफ है, मेरे पास तो इससे बड़ी है। आप दूसरी बताओ, ये अरे मेरे पास इससे भी बड़ी है। जब हमारा कंपटीशन ही दुखी होने का है तो हम फिर खुश कैसे हो सकते हैं? हम में कंपटीशन है कि अपने आप को दूसरे से ज्यादा दुखी साबित कर कर दिखाएं कि तेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम, मेरी सुन। और वो अपनी लाइफ की कोई और बड़ी बना दे तो हमारे पास उससे भी बड़ी तैयार है, ले ये सुन। तो जब हमारा कंपटीशन ही दुखी होने का है तो एक ऐसे रोतला सा आदमी स्मार्ट हो सकता है क्या? किसी रोतले व्यक्ति को स्मार्ट कहोगे क्या? अरे यार पता है, जिंदगी में एक काम मत करना, जिंदगी में सब कुछ बनना, 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 लेकिन रोतले मत बनना यार। कई लोग रमेश भाई साहब जिंदगी ऐसे जीते हैं, 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 जैसे पैदा ही पुण्यतिथि के दिन हुए हो। मतलब इतनी मनुष्यत से जिंदगी जीते हैं जैसे पैदा पुण्यतिथि के दिन हुए थे। अरे भाई, अगर हम स्मार्ट बनना है तो खुश रहना सीखना होगा। और पता है माया भाभी, हम जरा से खुश होते हैं ना, जरा से भी खुश, तो दुनिया कहती है नजर लग जाएगी, ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा खुश मत हो, नजर लग जाएगी। एक अच्छी सी साड़ी पहन लो, ज्यादा मत इतना, नजर लग जाएगी। अभी थोड़े कुछ साल पहले हमारे देश के सबसे गरीब आदमी ने भाई साहब 7,000 करोड़ खर्च करके अपनी बेटी की शादी की, जिसका नाम है मुकेश अंबानी। उसके नजर नहीं लगी, पूरे वर्ल्ड मीडिया ने उसकी बेटी की शादी की कवरेज की, उसके नजर नहीं लगी, अपने सबसे पहले लगती है। आपने आज तक कभी किसी BMW, ऑडी, मर्सिडीज उसके पीछे लिखा हो देखा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? आज तक कभी लिखा देखा? ऑडी, मर्सिडीज, BMW इनके पीछे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ऑटो रिक्शा वाला जरूर लिखेगा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। किसी का साइकिल रिक्शा देखकर, ऑटो रिक्शा देखकर आपका मन करा क्या एक साइकिल रिक्शा मेरे पास हो, मैं भी चलाऊं? आपने कभी किसी रिक्शा वाले की नजर लगाई क्या? किसी ऑटो वाले की नजर लगाई क्या? हाँ। तो जिंदगी का सबसे पहला गोल यही होना चाहिए स्मार्ट बनने के लिए कि हम और कुछ सीखें ना सीखें, खुश रहना जरूर सीखें। अगर हम खुश हैं तभी हम स्मार्ट हैं, क्योंकि हमारी हंसी भी दोगली है, हमारी हंसी भी दोगली है। और शायद ये पूरा जीवन ही दोगला हो गया है, इसलिए हंसी खत्म हो गई है। बुआ जी आई घर पे, अरे बुआ जी जय जिनेंद्र कैसे हो, बहुत दिनों बाद आए, आप आते रहा करो, कितना अच्छा लगता है आपसे मिलके, मजा ही आ जाता है जब आप आते हो। अरे यार कहां से आ गई ये बुआ, क्या हुआ? अरे यार कब जाएगी, कितने दिन के लिए आई है? तो जब पूरा जीवन तो अगलेपन में निकल रहा है, पूरा जीवन ड्यूअलिटी में निकल रहा है, तो ये हंसी भी झूठी है, ये स्माइल भी झूठी है, मेकअप की तरह चेहरे भी झूठे हैं, तो स्मार्टनेस कहां से होएगी? मानते हो क्या झूठी मुस्कुराहट को स्मार्टनेस? बोलो ना। तो खुशी यहां से होनी चाहिए। और एक और बता देता हूं, बहुत सिंपल, मेरे को टाइम बता देना क्योंकि मेरा भी हो रहा है, आपका भी हो रहा होगा। हाँ नहीं, हाँ
एक और चीज बता देता हूं मैं आपको कि खुश कैसे रहें। ऐसे तो बहुत सारी मैं बड़ी डिटेल में जा सकता हूं, लेकिन आज टाइम कम है। मेरे को ज्यादा डिटेल में सुनना हो तो 21 अगस्त को पूरा 24 घंटे बोलूंगा बिरला ऑडिटोरियम में। आप बता दीजिएगा, जब बच्चियों का रखना होगा अभी वो डिस्कस कर लेंगे। आप 5 स्टार होटल में गए, अजय भैया माया भाभी को लेकर 5 स्टार होटल में खाना खिलाने लेकर गए। 5,000 रुपए पर प्लेट का खाना था, ऐसे ही खाते हैं अजय भैया, उससे कम का तो क्या। तो एक आपने 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाया और एक आपने 500 रुपए का खाना किसी सड़क के किनारे गरीब को खिलाया। अपने चेहरे को दोनों बार खुद शीशे में देख लेना। किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं स्मार्टनेस क्या है और कब खुश होते हो। 10,000 रुपया 5 स्टार होटल में खर्च कर कर आ जाओ, अपने चेहरे को शीशे में देख लेना और 500 रुपए का खाना किसी गरीब को खिला देना, फिर अपने चेहरे को शीशे में देख लेना। जब आपको अपना चेहरा खूबसूरत नजर आए, वही स्मार्टनेस है। आपको लगेगा, आपको एक इंटरनल पीस फील होगा, आपको अंदर से एक सुकून फील होगा, आपको अंदर से एक अपने मानव होने के, एक इंसान होने की संतुष्टि फील होगी। यह है स्मार्टनेस। और यह मनुष्य वैसे तो बहुत अलग कारणों से अलग है, लेकिन इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या एक पेड़ दूसरे पेड़ की मदद करने जा सकता है? क्या एक पेड़, उत्तम जी साहब, एक पेड़ दूसरे पेड़ की मदद करने जा सकता है? एक नदी दूसरे नदी की मदद करने जा सकती है? एक जानवर दूसरे जानवर की मदद करने जा सकता है? लेकिन ये इंसान है, ये पेड़ों की भी मदद कर सकता है, पर्वतों की भी मदद कर सकता है, नदियों की भी मदद कर सकता है, जानवरों की मदद कर सकता है और इंसानों की भी मदद कर सकता है। वी आर यूनिक। हम बने ही इसलिए हैं कि हम इस पूरे यूनिवर्स को, इस प्लेनेट को हेल्प करें, इसको एक बेटर प्लेस बनने में जीने के लिए। यह है स्मार्टनेस। स्मार्टनेस बाहर नहीं, स्मार्टनेस दिमाग में होती है। स्मार्टनेस आपके चेहरे पर नहीं, स्मार्टनेस आपके दिल में होती है। और जिस दिन आप दिल से स्मार्ट हो जाओ, उस दिन आपको किसी बाहरी स्मार्टनेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। एज अ स्पीकर मैं टाई लगाकर, जैकेट पहनकर, ऐसे मेरे पास कपड़े हैं अच्छे अच्छे, ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाई नहीं है, जैकेट नहीं है, शर्ट नहीं है, सब कुछ है। लेकिन मैं अपनी पहचान अपने कपड़ों से नहीं, अपने आप से बनाना चाहता हूं। कि मेरी पहचान मेरे कपड़ों की वजह से ना हो, मेरी पहचान मेरी गाड़ी की वजह से ना हो, मेरी पहचान मेरे घर के साइज की वजह से ना हो, मेरी पहचान मेरी वजह से हो। क्योंकि जब आपकी पहचान आपके कपड़ों से होती है तो वो एक टेम्परेरी पहचान है। जब आपकी पहचान आपकी गाड़ी से होती है तो वो तो एक टेम्परेरी पहचान है। जब आपकी पहचान आपके किसी पद की वजह से होती है तो बहुत एक टेम्परेरी पहचान है। लेकिन जब खुद आप अपनी पहचान बन जाओ तो वो एक परमानेंट पहचान है। अब एक सवाल चाहूंगा मैं, आप लोग, कोई भी पूछे, कोई भी कहीं से भी, जो आपका मन करे, कुछ भी जो आप पूछना चाहें, कहीं से भी, जहां से आपकी सोच जाती हो, जहां तक आप सोच सकते हो। हो गया ना? हाँ, कोई सवाल नहीं है? थैंक यू सो मच। मुझे वैसे भी सवालों से डर लगता है, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। अच्छा, आपका है, प्लीज। एक बार माइक दे दीजिए उधर भैया। प्लीज, आपका नाम? अक्षता जैन। अक्षिता, प्लीज। मेरा सवाल ये है कि मैं जानती हूँ जैसे कि मेरे दिल में कोई पाप नहीं है, मैं सही हूँ, सामने वाला मुझे गाली बक रहा है, चाहे वो कोई भी हो, वो मुझे गंदा बोल रहा है या नीचे दिखा रहा है, मेरे में है कि मैं उसे पलट के जवाब दे सकती हूँ।
लेकिन ये मेरे संस्कार हैं कि मैं अगर पलट के जवाब दे दूंगी तो उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अब वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे गलत समझ ले कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है या ये ऐसा ही है, तो उसको कैसे आंसर करें? ग्रेट। तो अक्षिता, सबसे पहला तो 3-4 सवाल आपने मिक्स किए। ये भी चेक कर लेना चाहिए लाइफ में कि मैं ठीक हूं, क्योंकि हर व्यक्ति का यही कंफ्यूजन लाइफ में सबसे बड़ा है कि मैं ठीक हूं, मैं सही हूं, और जो सामने वाला कर रहा है वो गलत है। क्योंकि एज अ रिलेशनशिप काउंसलर, एज अ करियर काउंसलर, मैंने बहुत बार देखा है जो व्यक्ति ये मानकर आता है मैं ठीक हूं, सामने वाला गलत है, आधी से ज्यादा बार वो खुद गलत निकलता है। मैं आपके केस में नहीं बोल रहा हूं स्पेशली, लेकिन ये बहुत 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 डीपली हमें चेक कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने आप को ऐसे ही सही मानकर बैठा हूं। दूसरा, यहां पर 2 केस हो सकते हैं। पहला, अगर आप कीचड़ में पत्थर मारोगे तो क्या होगा? कीचड़ आपके ऊपर ही आएगी। दूसरा केस है, अगर हिरण ये समझ ले कि जब मैं शेर का शिकार नहीं कर रहा तो फिर शेर मेरा क्यों करेगा, तो ये हिरण की जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता हो जाएगी। तो हमें इस दोनों सिचुएशन को बड़े डेलिब्रेटली, बड़ी समझदारी से डील करना है। ऐसा भी नहीं है कि कोई हमें कुछ भी कह रहा है और हम सुन लें, और यह भी नहीं है कि हम अननेसेसरली अपने आप को सही प्रूव करने की दौड़ में दौड़ने लगे। क्योंकि कुछ लोग, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोग इस लायक भी नहीं होते कि उनके सामने अब अपने आप को ठीक प्रूव करें। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, आप मेरे सवाल के जवाब को थोड़ा सा इधर आ जाओ, सवाल के जवाब को बड़े ध्यान से सुनना। एक बार कुत्ते की और चीते की एक रेस का आयोजन किया गया। महेश जी भाई साहब, महेश जी भाई साहब सुनो, महेश जी भाई साहब, एक बार कुत्ते की और चीते की रेस का आयोजन किया गया, और चीतों को यह प्रूव करना था कि वो कुत्ते से तेज दौड़ता है। 10 कुत्ते और एक चीता बैठा दिया गया, और चीते को यह प्रूव करना था कि वो कुत्तों से तेज दौड़ता है। 3, 2, 1 रेस स्टार्ट हुई, सारे कुत्ते दौड़ने लगे, चीता अपनी जगह बैठा रहा। बाद में पूछा गया ये क्या है? बोले कुत्तों की रेस में मुझे ये साबित करने की जरूरत नहीं कि मैं इनसे तेज दौड़ता हूं। तो बहुत बार जिंदगी में आपको अपने आप को सही साबित करने की जरूरत भी नहीं है, आपका चुप ही सबसे बड़ा जवाब है। और बड़े जवाब कभी बोलकर दिए भी नहीं जाते हैं, असली जवाब तो चुप से ही दिया जाता है। अगर किसी ने आपको गाली दी और आपने उसको बोल दिया थैंक यू, किसकी ज्यादा बेइज्जती हुई? किसी ने आपको गाली दी और आपने कहा थैंक यू फॉर योर अब्यूजिंग लैंग्वेज, कौन ज्यादा बेइज्जत महसूस करेगा अपने आप को उस टाइम पर? आपको किसी ने गाली दी और आपने कहा थैंक यू फॉर योर अब्यूजिंग लैंग्वेज, अपने आप को कौन ज्यादा बेइज्जत महसूस करेगा? गाली देने वाला कर दिया ना। अगर किसी को प्यार से मारा जा सकता है तो तलवार उठाने की जरूरत क्या पड़ी? मेरा समय हो चुका है, क्योंकि और भी स्पीकर्स को आपको सुनना है। जितने भी आपके सवाल हैं, क्योंकि अभी तो मेरे पास समय लिमिटेड था। 21 अगस्त बिरला ऑडिटोरियम, 24 आवर्स, सुबह 8 बजे से स्टार्ट होकर 22 तारीख को सुबह 8 बजे तक मैं यही करने वाला हूं। और आज तो फिर भी थोड़ा सा एक टॉपिक के आसपास ही मुझे रहना था, स्मार्ट गर्ल, तो मैंने कोशिश की कि उसके आसपास ही चले मेरी स्पीच। लेकिन उस दिन तो आपको इतना कुछ सीखने और जानने को मिलेगा जो आपकी लाइफ के लिए सच में अमेजिंग होने वाला है। मैं एक बार पुनः, प्लीज चलिए पूछ लीजिए, आप बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं तो लीजिए मेरे। सर, आपने इतनी बातें जो सिखाई उसको सिर्फ मैं कुछ शब्दों में कंक्लूड करना चाहती हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, और जो खामोशी में सुनाई दे उसे आवाज कहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा बोल लेती हैं, आपको भी प्रयास करना चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी,
आपने आज बहुत कुछ हमारी स्मार्ट गर्ल्स को बताया। स्मार्ट का मतलब बताया। स्मार्ट मतलब संस्कार, स्मार्ट मतलब खुशी, मतलब बहुत सारी बातें सीखी। अब मैं जैसे ही चलूंगी हमारे वक्ता युवराज जी की, और उससे पहले 2 मिनट के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मेघा जैन, जो जर्नलिस्ट है फर्स्ट इंडिया जयपुर में। मेघा जी, क्योंकि उनके पास समय का थोड़ा सा अभाव है और आज प्रतिभा सम्मान में हम उनका सम्मान करने जा रहे हैं और 2 मिनट का समय भी वो हमसे मांग रही हैं। मेघा जी आए, जोरदार तालियों के साथ मेघा जी का स्वागत करें, सम्मान करें। जय बोलो पद्म प्रभु भगवान की, जय बोलो स्वस्ति भूषण माता जी की। हम जब भी कोई भी एग्जाम देते हैं, मैं 2 मिनट ही लूंगी क्योंकि सब बहुत देर से मतलब बोल रहे हैं, तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि बोल बोल के परेशान हो गए सुन सुन के, तो आई वोंट टेक योर टाइम। जब भी हम एग्जाम देते हैं, हम पढ़ते पूरे साल है, पर जो हमें एग्जाम से 1 घंटा पहले हमारा दोस्त पढ़ाता है ना, वो हमें सबसे ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि वो हमें हमारी लैंग्वेज में समझाता है। तो मैं जब सुबह आ रही थी तो मैं माता जी के प्रवचन सुनते सुनते ही आ रही थी। मैं मंदिर में थी बट मुझे आवाज़ आ रही थी, तो माता जी बात कर रहे थे कि शॉर्ट्स पहनते हैं, मंदिर नहीं जा पाते, ये नहीं हो पाता। तो ऑनेस्टली वो बहुत सही बात है। इफ़ आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनी टाइम शेड्यूल। मैं सुबह 10 बजे जाती हूँ, मैं कभी कभी रात में 12 बजे भी आती हूँ। बट हमारे ना धर्म में एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है, मतलब ऐसे कभी मैं अपनी बड़ी मम्मी को फ़ोन करके बता दूं कि मैं आज मंदिर नहीं जा पाई, तो वो सीधे से मुझे यही कहती है कि तुम्हारे पाप कर्म का उदय था कि भगवान ने तुम्हें दर्शन नहीं दिए। नहीं तो हम ऐसे बोलते कि हम भगवान से मतलब मैं जा नहीं पाई। तो अब ये अपने मुंह पे इतना आ जाता है, इतना फ्लुएंट हो जाता है कि मैं दर्शन करने जाती हूँ ना, तो मैं और कुछ नहीं बोलती, मैं सीधे यही बोलती थी, थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे अपने दर्शन दे दिए। मैं कुछ मांगती भी नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ें विद इन होती है कि आप बचपन से सीखे जाती है। माता जी ने शॉर्ट्स की बात जो बोली, मैं पीछे बैठी थी तो कुछ लड़कियों ने एक दूसरे को देखा, शॉर्ट्स घर में ही तो पहनते हैं। तो इनके कहने का सिर्फ एक सिंपल सा मतलब था कि व्हेन आपने कभी भी यूएस अमेरिका में देखा है दे गाइज आर वेयरिंग कुर्तीज और साड़ी पहन के घर के बाहर निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो उनका कल्चर नहीं है। तो सेम वे इफ वी आर इंडियन एंड इट्स आवर कल्चर टू वेयर कुर्तीज एंड लहंगाज whenever we are stepping out of our houses, it's good that we are just showing our culture. There is nothing bad about it. And सबसे बेस्ट चीज़ जो आप यहाँ पे रह के माता जी से सीख सकते हो, और जो मैंने सीखा है अभी तक इनसे, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, लाइफ में प्रिंसिपल्स होना बहुत ज़रूरी है। आप सबका एक प्रिंसिपल होगा। आप सब जैन हो, सब जैन हो, सब नॉनवेज खाते हो? नहीं खाते। क्यों? क्योंकि बचपन से नहीं खाया, क्योंकि जैन धर्म में मना है और आप लोगों का प्रिंसिपल है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना, इसलिए नहीं खाते। आप लोगों का प्रिंसिपल है ना कि कुछ भी हो जाए मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी, है ना? तो एक प्रिंसिपल ये भी तो हो सकता है, कुछ भी हो जाए शादी से पहले बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। एक प्रिंसिपल ये हो जाए कि कुछ भी हो जाए शादी से पहले ब्रह्मचर्य का पालन ही करूंगी। एक प्रिंसिपल ये भी होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैंने अपनी लाइफ के सारे डिसीजन खुद ने लिए हैं, शादी में अपने माँ बाप के डिसीजन से करूंगी। एटलीस्ट कुछ गलत हो जाए तो नाम तो उन पे लगेगा ना कि आपने तो कराई थी। खुद कर लोगे तो कोई बचा भी नहीं पाएगा, सच्ची बता रही हूँ। आई हैव सीन लाइव एग्जाम्पल्स इन माई फैमिली, सो आई कैन टेल यू। पेरेंट्स ऐसे बोले थे तुमने किया था, तुम अपना देख लो, तुम करियर के डिसीजन लेके देख लेना। कुछ भी बोलोगे अब ऐसा हो गया तो पापा मम्मी सीधे से बोल देंगे तुमने तो किया था। शादी गलत हो जाएगी, पापा मम्मी ने कराई, सीधे से बोल देना आपने तो कराई थी, अब आप देख लो। बट अपनी लाइफ के प्रिंसिपल्स होने चाहिए और उन प्रिंसिपल्स को लेजिट फॉलो करना चाहिए। कोई बुराई नहीं है इफ यू आर स्पीकिंग इन हिंदी। हिंदी इज द मोस्ट पेबल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मार्क माई वर्ड्स, my brother is working in Google, he earns 3 crore a year, but if I am fluent in Hindi और मैं हिंदी पढ़ाना जानती हूँ तो मैं 4 करोड़ साल के कमा सकती हूँ यूएस में जाके। तो अपनी लैंग्वेज, अपनी संस्कृति, इन सब को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू वांट टू बी ए स्मार्ट गर्ल, सबसे पहले तो कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट मत करो कि मैं ऐसा कर लूँगी, मैं ऐसा कर रही हूँ। जब तक आप प्रेजेंट में नहीं रहोगे तब तक वो प्रेजेंट में ही रहेगा। तो बस मैं यही बोलूँगी, स्मार्ट गर्ल वही होती है जिसके लाइफ में प्रिंसिपल्स हो, और मेरी लाइफ में यही प्रिंसिपल्स है जो मैंने आपको बोला कि मैं शादी से पहले कुछ ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी और खंडेलवाल समाज में शादी करूँगी। दिस इज हाउ यू हैव टू बी इन योर लाइफ। थैंक यू।
धन्यवाद बहुत बहुत आपको। मैं सुधीर जी वैसा को आमंत्रित करती हूँ कि आए और इनका सम्मान कर दे, क्योंकि ये जा रही है, फिर उसके बाद अपन सम्मान की कड़ी बाद में करेंगे। आइए ना आप। चलो ठीक, डिम्पल कर। अब बोलो। और अब उन्हें बुलाने जा रही हूँ जिनका इंतजार हम सबको बहुत देर से था, जिनको सुनने के लिए हर कोई बेताब रहता है, क्योंकि कहते हैं ना, कदम दर कदम चलो ऐसे, कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी तो सब काट लेते हैं, पर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, कि मिसाल बन जाए। जी हाँ, अपनी जिंदगी को मिसाल बनाए उन्हीं डॉक्टर युवराज जी जैन साहब को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। आप पधारें जोरदार तालियों के साथ। युवराज जी जैन साहब हमारे आज के वक्ता आप सभी के बीच, जिन्होंने बेटियों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी के बहुत साल लगा दिए हैं, उन्हें सिखाने के लिए बहुत साल लगा दिए हैं। चाहे कितने भी अस्वस्थ हो, कभी भी इनकार नहीं करते। जहां इन्हें लगे कि एक भी बेटी का घर में बचा पाऊं, वहां युवराज जी भाई साहब अवश्य पधारते हैं। ऐसे भाई साहब के लिए जोरदार तालियों के साथ मंच में उन्हें समर्पित कर रही हूँ। युवराज जी जैन साहब। और सच कहती हूँ, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो। बेटियां भी तो घर परिवार समाज और देश में उजाला करती हैं। यही सब बताने आ रहे हैं युवराज जी जैन साहब। झोपड़ी महल हो गई, झोपड़ी महल हो गई, मुश्किलें हल हो गई। मैंने आप लोगों के दर्शन क्या किए, मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरी जिंदगी सफल हो गई। साथ साध्वी जी का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता को आकार दिखाई देता है। होली और दिवाली तो आते हैं चले जाते हैं, मगर जिस नगर में संत हो वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है, वहां हर दिन त्योहार दिखाई। बेटियों, आपके लिए मैं खास तौर से आया हूं। बहना तुमसे कुछ कहना नाम से प्रोग्राम करता हूं पूरे देश में। 600 के लगभग शिविर कर चुका हूं, 3 लाख बहनों के ऊपर मार्गदर्शन दिया है देख। और मैंने एक लव जिहाद पे फिल्म बनाई है, अब तो संभल, यूट्यूब पे डाली हुई है, उसको जरूर देखना और बहनों को भी दिखाना। और एक तलाक विषय, पापा तुम कहाँ हो, मेरी फिल्म 10 करोड़ लोग देख चुके हैं और रेगुलर देख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता था, मेहंदी कुमकुम कंगन का आकार नहीं होता, रक्षाबंधन और भैया दूज का त्योहार नहीं होता। उसका घर जीवन भर सूना सूना रहता है, जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं। तो मेरी बेटियों, तुम्हें गर्व है ना कि तुम बेटी हो? तुम्हें गर्व है ना? बेटी होने का गर्व है कि नहीं? मैं भी प्रश्न पूछा करूंगा, आपसे जवाब देना। सौरभ भाई जब बोल रहे थे तो मैं इतना प्रफुल्लित हो रहा था। पहली बार मैंने उनको सुना, मुझे लगा कि कोई वक्ता अपने समाज का एक और है। ऐसे हजारों वक्ताओं को मैंने सुना, लेकिन भाई सौरभ की बात ही कुछ और है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ, और उनके हौसला अफजाई के लिए मैं उनके लिए कहूँगा कि माँ शारदा का उन्नत ललाट कह दूँ तो गलत नहीं होगा। ए सौरभ भाई, मैं तुमको माँ शारदा का उन्नत ललाट कह दूँ तो गलत नहीं होगा। वक्ताओं के स्वरों का व्यंजन कह दूं तो गलत नहीं होगा। हर उपमा बौनी हो जाएगी तुम्हारे विराट व्यक्तित्व के आगे। सौरभ, तुमको वक्ताओं का सम्राट कह दूं तो गलत नहीं होगा, वक्ताओं का सम्राट। और वही वो 21 अगस्त को करने जा रहे हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मैं बेटियों, तुम्हारे सम्मान में 4 पंक्तियां और कहूंगा, फिर मैं अपने वक्तव्य पर आऊंगा। तुम कितनी स्मार्ट हो कहने की जरूरत नहीं है, बहुत बात चली स्मार्टनेस पर। मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि मैदान जंग में ले पीठ पर किलकारियां निकलती है। मैदान जंग में ले पीठ पर किलकारी बच्चा निकलती है। कौन थी वो? अब सुनिए, मैं आपको वादा करता हूं, मुझे 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा जितना मिलेगा,
आज मैं आपको झांसी की रानी बना के जाऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। मैदान जंग में ले पीठ पर किलकारियां निकलती है, अंतरिक्ष यात्रा पर अब इस देश की नारियां निकलती है। निश्चित तौर पर 21वीं सदी नारियों की सदी होगी, क्योंकि यहाँ तो अब चूड़ियों से भी चिंगारियां निकलती है, क्योंकि यहाँ तो अब चूड़ियों से भी चिंगारियां निकलती है। दो सेठ थे, आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा कि मेरा नौकर बहुत बेवकूफ है, दूसरे ने कहा कि नहीं मेरा नौकर बहुत ज्यादा बेवकूफ। दोनों ने कहा चलो एक एक प्रश्न पूछ लेते हैं और पता लगाते हैं कि किसका नौकर ज्यादा बेवकूफ है। एक सेठ ने अपने नौकर को आवाज दी, ए रामू यहाँ आओ। मालिक हुक्म फरमाओ। कैसे याद किया कि जाओ ये 10 रुपए का नोट लेकर जाओ और एक मारुति कार खरीद कर लो। रामू नीचे उतर गया दुकान से 10 रुपए का नोट लेके। तो दूसरे सेठ ने कहा इसमें कौन सी बेवकूफ़ी की बात है, मेरा नौकर ज्यादा बेवकूफ है। उसने कहा तुम भी अपने नौकर को आवाज लगाओ। उसने अपने नौकर को आवाज लगाई, ए श्याम इधर आओ। मालिक हुक्म फरमाओ। कैसे याद किया कि जाओ ऑफिस में देख कर आओ कि मैं वहां हूं कि नहीं हूं, अभी जाता हूं सर। वो भी दुकान से नीचे उतर गए। दोनों नौकर आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा कि मेरा नौकर बहुत ज्यादा, मेरा सेठ बहुत बेवकूफ है। दूसरे ने कहा नहीं मेरा सेठ उल्लू का पट्टा है, घरा है, नालायक है। आप लोगों का ध्यान है मेरे तरफ? सुन रहे हो ना बेटा? एक बार महावीर स्वामी भगवान की जय बोल देते हैं। भगवान महावीर स्वामी जी की। तो एक सेठ ने कहा, नौकर ने कहा कि मेरा सेठ उल्लू का पट्टा है, गधा है, नालायक है। मुझे कहता है कि 10 रुपए का नोट लेकर जाओ और एक मारुति कार खरीद कर लाओ। सेठ को मालूम नहीं आज रविवार है, सब दुकानें बंद होगी। तो दूसरे ने कहा कि सेठ को क्या मालूम कब रविवार आता है, कब सोमवार आता है। मेरा सेठ बहुत बेवकूफ है, पाजी है, बेअकली है। मुझे कहता है कि ऑफिस में जाकर देख कर आओ कि मैं वहां हूं कि नहीं हूं। पास में टेलीफोन पड़ा है, पूछ नहीं सकता है कि मैं वहां हूं कि नहीं हूं। मैंने ये बात हंसने हंसाने के लिए नहीं कही, आपके होठों पर मुस्कान आ जाए इसलिए भी नहीं कही। कौन किसको बेवकूफ बना रहा है पता ही नहीं चलता। नौकर बेवकूफ, वो नौकर सेठ को बेवकूफ बना रहा है कि सेठ नौकर को बेवकूफ बना रहा है। आज हर कोई एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में PhD कर रहे हैं। सास बहू को बेवकूफ बना रही, बहू सास को बेवकूफ बना रही, भाई भाई को बेवकूफ बना रहा है, बेटा बाप को बेवकूफ बना, यानी सब PhD कर रहे हैं। मेरी बेटियों आज चिंतन करना, कहीं आप अपने आप को तो बेवकूफ नहीं बना रही हो, कहीं आप अपने आप को तो बेवकूफ नहीं बना रही हो। माँ बाप के चुपके चुपके हुए गलत काम तो नहीं हो रहा है, जिंदगी की मूल धारा से कहीं भटक तो नहीं रही हो। चिंतन करना, निर्णय लेना और फैसला करना कि मेरे अगर गलत भटकाव की ओर जा रही हूं तो मुझे मूल धारा से जुड़ना होगा। हम 4 मित्र थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एक मित्र ने कहा समाजवाद आ रहा है, दूसरे ने कहा पूंजीवाद आ रहा है, चौथे ने कहा राष्ट्रवाद आ रहा है। तो पास में एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा जब अहमदाबाद आए तो मुझे बता देना, मुझे उतरना है। उसने एक लक्ष्य बना रखा था कि मुझे अहमदाबाद उतरना है। हम भटके हुए थे राष्ट्रवाद में, समाजवाद में, पूंजीवाद में, मोबाइल में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, भौतिक संसाधनों में हम सब उलझे हुए हैं। लक्ष्य नहीं बनाया हमने जीवन का। जीवन का हमें लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जिंदगी में मुसीबतों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। जिंदगी में मुसीबतों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उसमें उसमें से हंसकर बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो इस आर्ट को सिखाने के लिए मैं आया हूँ, आप लोगों को जिंदगी की मूल धारा से जोड़ने के लिए आया हूँ। अगर आप बड़ी तल्लीनता से, कुछ बहनें खड़ी होकर जा रही हैं, मैं उन्हें श्राप देता हूँ कि उनके चावल में कंकड़ आएंगे शाम को। माफ करना, मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ, एक ऐसा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जो आपके हौसले बुलंद कर देगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज एफ कैनेडी, नाम सुना? हाँ बच्चों, जॉर्ज एफ कैनेडी। वो एक यूनिवर्सिटी में भाषण देने गए। 10-12 साल की उम्र से लेकर PhD करने वाले स्टूडेंट भी उसमें थे, 8-10 हज़ार स्टूडेंट थे। जैसे ही वो आए, मंच पर बैठे, पूरे सदन में पुलिस छा गई। एक छोटा 10-12 साल का लड़का दौड़ता हुआ उनकी तरफ भाग के गया। जैसे भाग के जा रहा था कैनेडी साहब की तरफ, तो एक पुलिस ने पकड़ के उसको खींच कर वापस ले जाने लगे। कैनेडी साहब की नजर उस बालक पर पड़ गई, 10-12 साल के बालक पर। लेट हिम कम। लड़के का हौसला बढ़ गया सुनते। वो और तेज गति से दौड़ता हुआ कैनेडी साहब के पास गया। कैनेडी साहब ने हाथ आगे किया, उस बालक ने भी हाथ आगे किया, दोनों ने हाथ मिलाया। दोनों ने जब हाथ मिलाया,
कैनेडी साहब ने और उस बालक ने 10-12 साल के बालक ने हाथ मिलाया, तब कैनेडी साहब ने कहा हाउ डू यू फील, क्या कहा बच्चों हाउ डू यू। अब उस लड़के का जो जवाब था वो अपने दिलो दिमाग में नक्श कर लेना और नई ऊर्जा आज यहाँ से लेकर जाना। जब कैनेडी साहब ने कहा हाउ डू यू फील, तो उस लड़के ने जवाब दिया सर आई फील दैट द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज शेकिंग हैंड विद द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये कॉन्फिडेंस तुम में जगाने आया हूं। ये कॉन्फिडेंस अगर जगा दिया तो जीवन धन्य हो जाएगा। तुम जिंदा हो जब तक तुम्हारी आस जिंदा है, तुम जिंदा हो जब तक कुछ कर गुजरने की प्यास जिंदा है। मेरी बहनों, चुनौतियों के सामने कभी मत हारना। तुम जिंदा हो जब तक तुम्हारा आत्मविश्वास जिंदा है। अपने आत्मविश्वास को कभी मरने मत देना, डगमगाने मत देना, और आत्मविश्वास के बूते पर जिंदा रहना। मैं और कहना चाहूंगा, कोई मौसम हो घर अपना बनाना सीख जाते हैं, परिंदे खुद ब खुद उड़ना उड़ाना सीख जाते हैं, और जिन्हें चाहत होती है दुनिया में कुछ करने की, आंधियों के बीच दीपक जलाना सीख जाते हैं। आंधियों के बीच दीपक जलाना है आपको, नहीं रोशनी करनी है। स्वामी विवेकानंद जी जब स्कूल में पढ़ते थे, उनके एग्जाम में 115 प्रश्न पूछे गए और नीचे लिखा था कि नहीं 100 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। स्वामी जी ने 115 प्रश्नों का उत्तर दे दिया और नीचे लिख दिया कोई 100 उत्तर जांच लीजिए। ये क्या होता है? कॉन्फिडेंस। मैं चाहता हूँ ये कॉन्फिडेंस मेरी बेटियों में आए, मेरी बहनों में आए, और इस कॉन्फिडेंस के आगे वे आगे बढ़ती जाए, के बल पर आगे बढ़ती जाए। मेरी बेटियों, माली ने पौधा रोपा और उसके चारों तरफ बाड़ लगा दी। माली को खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? पौधे को खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? बेटा हाँ या ना में जवाब दो। कोई माली ने पौधा रोपा और चारों तरफ कांटे की बाड़ लगा दी, तो पौधे को खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माली की रक्षा, माली की भावना क्या है? उस पौधे की रक्षा करना। आज तुम्हारे पर शंका करते हैं तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे फोन चेक करते हैं, तुम्हें दूसरी दृष्टि से देखते हैं, विचारों की दृष्टि से, टेंशन में रहते हैं तुम्हारे कारण। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी चिंता करने वाले हैं, तुम्हारे भला सोचते हैं। वरना आज के इस युग में किसके पास टाइम है कि जो बेटे बेटियों की इतनी चिंता करे? बेटियों याद रखना, अगर उपवन की चिंता करना माली छोड़ दे तो उसको वन बनते देर नहीं लगेगी। उपवन की माली चिंता करना छोड़ दे तो उसे वन बनते टाइम नहीं लगेगी। इसीलिए तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी चिंता करते हैं। आदिनाथ भगवान की कितनी बेटियां थी? कोई बताएगा? 2। क्या नाम थे? ब्राह्मी और सुंदरी ने एक दिन अपने पापा आदिनाथ भगवान से पूछा, सत्य घटना बता रहा हूं, पापा आदिनाथ भगवान को पूछा कि पापा आप 3 लोक के नाथ हैं, सुर असुर दानव मानव पशु पक्षी तक आपके चरणों में लोटपोट होते हैं, वंदन करते हैं। क्या पापा इस धरा पर कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसके सामने आपको झुकना पड़ेगा? तब आदिनाथ भगवान ने क्या कहा? हाँ बेटियों, जो तुम्हारा शौहर होगा, जो मेरा दामाद बनेगा, जिसका मैं ससुर बनूंगा, भारतीय संस्कृति के अनुसार उसके सामने मुझे भी झुकना पड़ा। दोनों बेटियां अवाक रह गई। पापा से जब ये सुना कि उस लड़के के सामने, उस राजकुमार के सामने मुझे भी झुकना पड़ेगा, दोनों अवाक रह गई। कसम खा ली तत्क्षण कि हम जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। और दोनों बेटियों ने जीवन भर विवाह नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि उनके पापा को झुकना पड़ता था। लेकिन आज बाप जाए खड्डे में, माँ रोती रहे जीवन भर, बहन कुंवारी मर जाए, भाई की सगाई हो कि नहीं हो, अपने लड़के के बॉयफ्रेंड के साथ में 4-6 दिन, महीना 2 महीना 4 महीना प्रेम की पिंगे क्या लड़ाई, वो जीवन में सरोपरि हो जाता है, बाकी सब गौण हो जाते हैं। इसलिए मेरी बेटियों हमेशा ध्यान रखना, अपनों को, सपनों के लिए कभी अपनों से दूर मत हो जाना। मेरी बात ध्यान से सुनना, सपनों के लिए कभी अपनों से दूर मत हो जाना, क्योंकि अपनों के बिना सपनों का कोई मोल नहीं होता। सपनों के लिए अपनों से कभी दूर मत हो जाना, क्योंकि अपनों के बिना सपनों का कोई मोल नहीं होता। बस इतनी सी बात याद रखना कि इंटेंशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दुनिया प्रेजेंटेशन देखती है। इंटेंशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दुनिया प्रेजेंटेशन देखती है। और प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ऊपर वाला इंटेंशन देखता है। ऊपर वाला इंटेंशन देखे, इन्हीं भक्ति भाव से जिंदगी को आगे बढ़ाते रहना और आनंद से जीवन जीते रहना। कोई एक बहनी आएगी, मैं अंग्रेजी की 2 स्पेलिंग पूछना चाहता हूं उसको। कोई आ जाए।
आओ बेटा इधर, यहाँ आओ। इधर आ जा। दो बहनें बातें कर रही हैं। ऐसे ही मैं एक शिविर में गया, मैं बता रहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। मैंने क्या बताया? दिल्ली में कुतुब मीनार है। दो बहनें बातें कर रही थी, मैंने उनको पूछा क्या बता रहा था मैं? लेकिन आप बता रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। कहेंगे कुछ, सुनेंगे कुछ तो मुश्किलें आ जाएगी। बेटा यहाँ आओ। मैं तुम्हें दो स्पेलिंग पूछता हूँ, ध्यान देना बच्चों। मैं तुम्हें अंग्रेजी की दो स्पेलिंग पूछता हूँ। पेंसिल, तुम कहोगे ये तो लोअर केजी की बच्ची भी बता देती है, देगी, मुझे क्या पूछता, फिर भी प्रयास करता हूँ। हाँ जी, बोलो। PENCIL। रॉन्ग। बोलो। पेंसिल। PENCIL। स्टिल रॉन्ग। क्या नाम है? भूमिका। भूमिका। भूमिका, अब तेरे माध्यम से मेरे सामने बैठी हुई तमाम बेटियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उनकी ऊर्जा को बढ़ाना चाहता हूँ। भूमिका इधर आओ। मैंने तुम्हें कहा मैं दो स्पेलिंग पूछता हूँ। मैंने तुम्हें पहली स्पेलिंग पूछी पेंसिल, तुमने बिल्कुल सही बताई। मेरी दूसरी स्पेलिंग थी रॉन्ग, तुम्हें कहना चाहिए था WRONG। मैंने तुम्हें पहले कहा कि मैं दो स्पेलिंग पूछता हूँ, पहली स्पेलिंग पूछी पेंसिल, तुमने बिल्कुल सही बताई। मेरी दूसरी स्पेलिंग थी रॉन्ग, तुम्हें कहना चाहिए था WRONG। मैंने भूमिका तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश की, मैंने तुम्हें जिंदगी की मूल धारा से भटकाने की कोशिश की। तुम कमजोर साबित क्यों हो गई? तुमने डंके की चोट से ये क्यों नहीं कहा कि युवराज भैया मैंने जो पेंसिल की स्पेलिंग बताई है वो सही है, गलत हो नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत मेरी पेंसिल की स्पेलिंग को गलत साबित नहीं कर सकता। मुझे मेरे खानदान की चिंता है, मेरे पापा के आंसुओं की चिंता है, मेरे परिवार की चिंता है। कोई लड़का या कोई लड़की मुझे जिंदगी की मूल धारा से दूसरी और नहीं ले जा सकता। इतना विल पावर मजबूत रखना। हर कोई तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें कंफ्यूज जीवन में नहीं होना है। एक बात और कह देता हूं, शर्मिला सुराना पुणे की एक लड़की है जो DYSP बने। बॉम्बे में बुलाकर मैंने उसका अभिनंदन किया। मैंने उसको पूछा बेटी तू पुलिस विभाग में क्यों गई? उसने भी जो जवाब दिया, मेरी बेटियों नक्श कर लेना दिमाग में। उसने कहा कि युवराज भैया पूरे जैन समाज के, पूरे हिंदुस्तान में जैन समाज की बेटियों पर एक नजर डाल दो। कई बेटियां पुलिस, कई बेटियां डॉक्टर बन गई, वकील बन गई, इंजीनियर बन गई, MD बन गई, MS बन गई, यहाँ तक कि पायलट बन गई। एक भी लड़की ऐसी बताओ जो पुलिस विभाग में गई हो। इसलिए भैया मैं ये चाहती थी कि मेरी पहचान मेरे माँ बाप के नाम से नहीं, मेरे माँ बाप की पहचान मेरे नाम से हो, तब मैं समझूंगी कि मैंने जीवन में आकर कुछ किया। इसलिए ये ऊर्जा तुम भी जगाना। मुश्किलों में हौसले को आजमाना सीख लो, दर्द में भी बहनों मेरे गुनगुनाना सीख लो। डूबने से डर गया वह पार क्या जा पाएगा, तुम समंदर के ही अंदर घर बनाना सीख लो, तुम समंदर के ही अंदर घर बनाना सीख लो। माँ बाप क्या होते हैं, मैं थोड़ा माँ बाप के ऊपर कहना चाहता हूँ, ताकि आजकल जो भटकाव की स्थिति अधिक बढ़ती जा रही है। बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, मेरे माँ बाप की दुआओं का खजाना कम। मेरी बेटियों, गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी? गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी? और माँ बाप की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी? इसलिए मेरी बेटियों, माँ बाप को कभी धोखा मत देना, माँ बाप की आंखों में आंसुओं का कारण मत बन जाना। और माँ बाप के लिए इतना जरूर कहूंगा, सॉरी, ना अपनों से खुलता है, बेटियों ध्यान देना, ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है। जन्नत का दरवाजा तो माँ बाप के पैरों से खुलता है, जन्नत का दरवाजा तो माँ बाप के पैरों से खुलता है। इसलिए माँ बाप की आज्ञा की अवज्ञा कभी मत करना, माँ बाप की आज्ञा में रहकर जीवन को संवारते रहना, धन्य बनाते रहना। मैं इस धर्म सभा में आप सबसे पूछना चाहता हूँ
क्या महावीर स्वामी भगवान को इस धरती पर वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दो बच्चा। हाँ जी, आना चाहिए। लेकिन मैं गुस्ताखी करने जा रहा हूं साध्वी शिव जी के चरणों में खड़े होकर कि हे महावीर स्वामी भगवान, इस धरती पर वापस कभी मत आना। हे महावीर स्वामी भगवान, इस धरती पर वापस कभी मत आना। जिसको गरज होगी तुमसे मिलने की, वो तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलकर तुम्हारे पास आएगा। 12.5 साल तक उन्होंने साधना की और हम इतने स्वार्थी बन जाएं कि उनको फिर से इस दलदल में फंसाएं। उन्होंने क्या कहा? तू ही मूर्तिकार स्वयं और तू ही है पाषाण, तू ही छेनी और हथौड़ी, तू कर तेरा खुद निर्माण, तू कर तेरा खुद निर्माण। हमें हमारा निर्माण खुद करना पड़ेगा। तो साथियों, मेरी लाडली बहनों, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? कोई बताएगा? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। ये गैप बहुत ज्यादा हो गया। बताओ बेटा। अच्छा, कोई एक बेटी आ जाए जल्दी, मैं एक खेल और खेल लेता हूं तब तक। वो मन में जो सोचेगी मैं बता दूंगा कि उसने मन में क्या सोचा है। पल भर के लिए मैस्मराइज करता हूं। आओ बेटा जल्दी आओ। कोई एक लाडली बेटी आ जाए। आओ बेटा, तुम तो आगे गए ना अभी। ये मोबाइल नहीं आ रहा। मन में सोच लिया? कुछ भी सोचो। यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। सोच लिया? अब ये हाथ इधर रखो, दूसरे हाथ की अंगुली से ऐसे ऐसे करते रहो। इसको चालू रखना। मैं मैस्मराइज कर रहा हूं, तुमने जो सोचा है मैं बता दूंगा। तुम्हारा नाम? हर्षिता। पिताजी का नाम? कमल जी राका। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैंने अभी सीए क्लियर किया है। सीए क्लियर कर दिया? तो 12th में कमजोर थी ना किसी सब्जेक्ट में? हाँ, थोड़ा बहुत। तो तुम्हें टीचर डांटती थी? हाँ, गुस्सा आता था? थोड़ा बहुत। तुमको कभी लगा था कि पागलपन की हद से बाहर चली गई हो? नहीं। कभी नहीं लगा कि पागल हो गई हो? नहीं। तो ये क्या कर रही हो? बैठो बैठो। कोई भी बालिका होती तो उसका यही अश्र होता। मैं बताना चाहता हूं, इसका उदाहरण देना चाहता हूं। एक बालिका को एक भाई बुलाए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। लेकिन हर्षिता, तुम्हारे माध्यम से तमाम बहनों को निवेदन करना चाहता हूं कि उसके आगे तुम्हारा विवेक काम करना चाहिए। तुम्हारा विवेक काम करना चाहिए। तुम्हें ये पूछना चाहिए कि युवराज भैया, मैं तुम्हारे पास कौन सी जादू की लकड़ी है जिससे तुम बता दोगे? पहले तुम बताओ, तुम्हारे पास कौन सा अलादीन का चिराग है? मैं 21वीं सदी की हूँ, वैज्ञानिक युग की बेटी हूँ, मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। पहले आप बताओ। एक भाई, मुंह बोले भाई ने भरी धर्म सभा में एक बहन को पागल घोषित कर दिया, बातों में उलझा कर। तो क्या एक अनजान लड़का किसी अनजान लड़की को बातों में फुसला कर पागल घोषित नहीं कर सकता जीवन भर के लिए? इसलिए कभी किसी की बातों में मत आना, कभी किसी की बातों में मत आना। ये बात ध्यान में रखना। और मैं कहना चाहूंगा, तुम सलवार कमीज खरीदने जाती हो तो दुकानदार को क्या कहती हो? 3000 वाली दे दो, 5000 वाली सलवार कमीज दे दो और ले आती हो? कि कलर चेक करोगी, दुकान पे जाओगी, 10 दुकान पे पूछोगी? चप्पल खरीदने जाती हो तो दुकानदार को 10 बार जाती हो, पूछती हो, भाव करती हो? मेरी बहनों, एक चप्पल खरीदने से पहले 100 बार सोचती हो, एक सलवार कमीज खरीदने से पहले 100 बार सोचती हो। लेकिन किसी को दोस्त बनाने से पहले, किसी को सहेली बनाने से पहले तुम अपना विवेक कहाँ खो देती हो? सब कुछ झूठा है फिर भी सच्चा लगता है, जानबूझकर धोखा खाना कितना अच्छा लगता है। इसलिए मेरी बहनों, 2 पंक्तियों में जैन दर्शन का सार कह देता हूं, ध्यान से उतार लेना। दिन के उजाले में ऐसा कोई काम मत करना कि रात के अंधेरे में नींद नहीं आए। दिन के उजाले में ऐसा कोई काम मत करना कि रात के अंधेरे में नींद नहीं आए।
2-5 मिनट मुझे और मिली है, समय की सीमाएं हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, वक्त से बड़ा नहीं है दुनिया में कोई तख्त, वक्त ही सभी की तकदीर बन जाता है। वक्त हो बुरा तो वो ठोकरों में रहता है, वक्त साथ दे तो वही पीर बन जाता है। वक्त पे जो वक्त की नज़ाकत को जो भांप ले तो कभी कभी प्यादा भी वजीर बन जाता है, और ज़िंदगी में वक्त के महत्व को न माने तो महलों का राजा भी फ़कीर बन जाता है, महलों का राजा भी फ़कीर बन जाता है। इसलिए अब आपके सामने लव जिहाद पर एक ड्रामा प्रस्तुत किया जाएगा। पाकर आपको मैंने की आज बहुत बड़ी कमाई, उम्र भर अखरेगी मुझे आपकी ये जुदाई, जितना बन पड़ा मुझसे शब्दों के सागर में नहलाया, फिर मिलूंगा यही सोचकर मैं ले रहा हूँ विदाई। मेरी एक फिल्म आज और अपलोड की है, जरूर देखना। कवि युगराज जैन अकाउंट पर मेंबर बनना, सब्सक्रिप्शन करना, बहुत अच्छा। अंत में 4 पंक्तियाँ कहकर विदा ले रहा हूँ। हर सीप में मोती मिला नहीं करता, हर झील में कंवल खिला नहीं करता, ये तो कोई पूर्व जन्म के पुण्य होंगे मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, वरना इतनी सारी बहनों का गुलदस्ता किसी भाई को मिला नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद मुंबई से पधारे हमारे श्री युगराज जी जैन को। और अब आपके सामने संत सुधा सागर बालिका छात्रावास की बालिकाएं कुछ संदेश लेकर आ रही हैं। जो बालिकाएं बहनें हमारी यहाँ पर बैठी हैं, बहनें भी ध्यान से देखेंगी, क्योंकि बच्चियों को संस्कार देने में माताओं का पूरा सहयोग रहता है, और माँ, दादियाँ, नानियाँ ही होती हैं जो अपने बच्चों को संस्कारों से परिपूर्ण करती हैं। बालिकाएं भी यहाँ बैठी हैं जिन्होंने यौवन की दहलीज पर कदम रखा है, उन लोगों के लिए भी कुछ संदेश है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक संत सुधा सागर बालिका छात्रावास की बालिकाओं द्वारा। आरंभ। शुरू करो। एक मिनट। देखिए, हम चलते हैं नुक्कड़ नाटक की ओर, जो एक संदेश आप सभी के सामने रखेंगी। उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे बीच हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि उत्तम जी पांड्या परिवार और विजय जी कटारिया परिवार वो आए और माता जी के पाद प्रक्षालन करें, क्योंकि थोड़ा ये विलम्ब से हमने कार्यक्रम को आरंभ कर दिया था, तो आप लोग आए। विजय जी कटारिया बोल देना। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की धर्मपत्नी विजया जी कटारिया अपने परिवार के साथ पधारे, और उत्तम जी पांड्या साहब, सरोज जी पांड्या अपने परिवार के साथ पधारे। दोनों समधी आज करेंगे यहाँ गुरु माँ का पाद प्रक्षालन, और ये सौभाग्य मिला है, भाग्य से हम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है। तो आइए, दोनों समधी आज करेंगे पाद प्रक्षालन गुरु माँ का। देखिए, कहते हैं चर्मकार के घर में चर्मकार के घर में चंदन रोता है, चर्मकार के घर में चंदन रोता है, विधवा के हाथ में कंगन रोता है। अपने आप को गुरुओं को समर्पित कर दो, अपने आप को गुरु माँ को समर्पित कर दो, फिर देखो कैसे तुम्हारा हर क्षण अभिनंदन होता है, तुम्हारा हर क्षण अभिनंदन होता है। तो आइए, गुरु माँ को समर्पित परिवार को मैं आमंत्रित कर रही हूँ, उत्तम जी पांड्या और श्रीपाल जी कटारिया फैमिली को, कि आप लोग पधारें और गुरु माँ का पाद प्रक्षालन कर सौभाग्य जगाएं। साथ में सुशीला जी पाटनी, हमारी व्रती श्राविका शिरोमणि आएंगी और श्रीफल भेंट करें। पहले गुरु माँ को श्रीफल भेंट करें। और आप देख रहे हैं गुरु माँ एकदम मुस्कुरा रही है जब से बैठी है। एक बात स्मार्ट होने की सबसे बड़ी पहचान मुस्कुराना है। अगर आप मुस्कुराते हैं, देखिए गुरु माँ हमारे बीच बैठी है और कितने शांत स्वभाव से बैठी है, एकदम शांत मुस्कुराते हुए। और आप लोग उठ उठ के सभा से बाहर जा रहे हैं, किसी को पानी पीना है, किसी को
कम से कम धर्म सभा में ये तो सोचें कि हमारे पास हमारे गुरु माँ त्याग की मूर्ति जो एक ही बार आहार पानी करते हैं और हम बार बार पीते हैं, फिर भी हम बार बार उठ करके जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि इधर उधर जो घूम रहे हैं, हमारा आने का जो तात्पर्य है, हम यहाँ पर कुछ संदेश लेने आए हैं, न कि यहाँ घूमने फिरने आए हैं। तो सभी से निवेदन है कि सभी बालिकाएं जो परिसर में घूम रही है और जिन संभागों के साथ आई है, उनको तुरंत अपने इस यहाँ पांडाल में लेकर के आए, ताकि जो संदेश हम देना चाह रहे हैं और जो परिवर्तन उनको इस संदेश से हम उनके जीवन में करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए ही तो हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष शीलाजी डोडिया से अनुरोध, मेरा निवेदन। हाँ, तो शीला भाभी आपको बता रही थी कि गुरु माँ कैसे मुस्कुरा रही हैं। तो गुरु माँ की एक मुस्कान से कई फूल खिल जाएं, चरणों का गंधोदक मिलते ही सब तीर्थ मिल जाएं। स्वर्गों के बारे में कई बार आपने सुना होगा बंधुओं, गुरु माँ के आशीष से जमी पर ही स्वर्ग मिल जाए। तो आप सभी लोग एक कामना लेकर यहाँ आए हैं कि गुरु माँ का आशीष आप सभी को मिले। सौभाग्यशाली परिवार, पांड्या परिवार और कटारिया परिवार गुरु माँ का पाद प्रक्षालन कर अपने सौभाग्य को जगा रहे हैं। साथ में रति शाविका शिरोमणि सुशीला जी पाटनी और शीला जी डोडिया। देखो, कहते हैं बड़े बड़े शास्त्र पढ़कर क्या होगा, कोई तंत्र मंत्र गढ़ के क्या होगा। गुरु माँ का आशीष मिल जाए जमी पर, स्वर्गों में इससे बढ़कर क्या होगा। तो गुरु माँ का आशीष पाने की ललक एक हम सब लेकर आए हैं और अभी बहुत सारा आशीष आप सबको मिलेगा। बस एक नुक्कड़ नाटिका, एक संदेश देती हुई नाटिका अभी पेश करेंगी संत सुधा सागर बालिका छात्रावास की बालिकाएं, और उसके बाद हम चलेंगे गुरु माँ की और उनके आशीष की बहुत सारी अनुकंपा हम सब पे बरसेगी। आप सब जानते हैं गुरु माँ का वात्सल्य सभी पर एक समान बरसता है। और अभी पद प्रक्षालन कर रहे हैं पांड्या परिवार और कटारिया परिवार। और स्मार्ट गर्ल, सब लोग आज सोच रही होंगी सुनने के बाद कि क्या मैं स्मार्ट गर्ल हूं। अरे सभी स्मार्ट गर्ल हो, लेकिन ये शिविर इसलिए था कि अगर कुछ कमी लग रही है तो सुधार लो। अभी वक्त है, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना, अच्छे 3 वक्ताओं को सुनने का मौका मिला। कुछ हमारी बच्चियों ने जो प्रतिभा सम्मान के लिए आई हैं उनके विचार सुनने का आपको मौका मिला। तो कुछ कमी रही हो तो अपने आप में सुधार करने का प्रयास करना, क्योंकि हाँ, शीला जी डोडिया और डॉक्टर वंदना जी जैन से मेरा अनुरोध है कि सम्मान करें हमारे अतिथियों का, तिलक और माल्यार्पण कर। साथ में डिम्पल जी, मधु जी और सुशीला जी छाबड़ा भी आ जाएं और हमारे अतिथियों का शीघ्रता से स्वागत करें, जिससे हम आगे बढ़े। स्मार्ट गर्ल की पहचान साक्षात आज मंच पे विराजमान है। उनकी एक मुस्कान ही काफी है स्मार्टनेस बताने के लिए। तो ऑल द गर्ल्स गिव द बिग हैंड्स ऑफ स्मार्ट गर्ल। पदमपुरा क्षेत्र के अध्यक्ष सुधीर जी भाई साहब से निवेदन है कि हमारे अतिथियों का सम्मान करने के लिए आप पधारें। साथ में टोलिया जी भाई साहब और जो भी यहाँ पदाधिकारी उपस्थित हैं सभी से निवेदन है कि आए उनका सम्मान करें। विनोद जी कोट खावदा साहब, अरे करवा लियो ना। तैयार रहे नुक्कड़ नाटक के लिए हमारी बालिकाएं। इसके तुरंत बाद दीपक जी बिलाला जो आज की पूरी भोजन व्यवस्था को देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगी कि कृपया मंच पे आएं और स्वागत में अपनी सहभागिता निभाएं। इसके तुरंत बाद, नाटक के तुरंत बाद हमारी जो सम्मान वाली बालिकाएं हैं उनका सम्मान हम करेंगे, क्योंकि हमारे विनोद जी भाई साहब जो पूरी जयपुर शहर की चाहे कोई सी भी न्यूज हो उन्हीं के द्वारा पूरे पेपर में जाती है, तो उनको ये फोटोग्राफ भी चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम
उन बालिकाओं का सम्मान करेंगे तो वो बालिकाएं इधर उधर हो तो तैयार रहें अपने सम्मान के लिए। और भारतीय संस्कृति की परंपरा को निभाते हुए आतिथ्य सत्कार के बाद हम चलते हैं नुक्कड़ नाटक की ओर, जिसे पेश कर रही हैं संत सुधा सागर बालिका छात्रावास की प्यारी प्यारी हमारी बेटियां। तो आइए उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाते हुए उन्हें हम मंच समर्पित करते हैं। जोरदार तालियों के साथ बुलाते हैं मंच में संत सुधा सागर बालिका छात्रावास की हमारी प्यारी प्यारी बेटियों को। आई सुनिए